सीधा सीधा बीचों बीच कापी में प्रश्नोत्तर नंबर 1 में आपके लगभग 4 बहुविकल्पी होते हैं ना, एक एक करना है आपका। प्रश्नोत्तर नंबर 1 तक आपका का है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है स्वस्थ आँख का निकटतम बिंदु होता है। स्वस्थ आँख का निकटतम बिंदु होता है। 4 ऑप्शन दिया है आपका। पहला ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, दूसरा 50 सेंटीमीटर, तीसरा 100 सेंटीमीटर, चौथा अनंत है। तो आँख का निकटतम बिंदु हम आपको बताए थे, आँख का निकटतम बिंदु और आँख का दूर बिंदु। निकट बिंदु होता है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। वो आपका निकट बिंदु हुआ। अनंत क्या हुआ आपका? दूर बिंदु। दूर बिंदु हुआ आपका। यानी एक आपका स्वस्थ आँख के लिए निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है और आपका अधिकतम बिंदु या दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। तो यहाँ आपसे पूछा है निकटतम बिंदु। एक स्वस्थ आँख के लिए निकटतम बिंदु होता है। 4 ऑप्शन दिया, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और आपका अनंत है। 4 ऑप्शन दिया, इसमें पहला सही है। पहला क्या है भैया? जो सही है वो लिखिए, क्या है? 25 सेंटीमीटर। इसको कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कैपिटल डी बराबर का होता है 25 सेंटीमीटर। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये आँख के लिए है। क्लियर? पहला क्वेश्चन है आँख से संबंधित। दूसरा है प्रश्नोत्तर नंबर 1 का क्या भैया था? ऐसे लिखना, आपको 2 लाइन छोड़ना बीच में सिर्फ। प्रश्नोत्तर नंबर 1 का आप उसका आंसर लिखे जो आपके ऑप्शन में था। उसके बाद 2 लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 1 का खा। दूसरा क्वेश्चन खा। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस उत्तल दर्पण की क्या निकालना है भैया? वक्रता त्रिज्या। देखिए आपको यहाँ सिर्फ क्या करना है, आपके प्रश्नोत्तर कापी में, उत्तर पुस्तिका में सिर्फ उत्तर लिखना है। हल अलग से करना, पीछे कर लेंगे एक पेज आप बर्फ डाल करके ना। वैसे हम यहाँ बगल में हल कर रहे हैं, ध्यान देना। ये आपका रफ्तार के लिए छोड़ दिए, ये रफ्तार के लिए। आपका कह रहा है कि आपके उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है कितना भैया? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। और वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध आप जानते हैं क्या होता है? R बराबर क्या होता है? 2F। या आप पढ़ कर आए, यहीं से लगेगा। आपका क्या दिया है? फोकस दूरी दी है तो वक्रता त्रिज्या निकल जाएगी। R बराबर क्या हो? 2 गुणे 20। कितना हुआ? 40 सेंटीमीटर। ये तो पूछ रहा है। अब देखिए ऑप्शन में 40 सेंटीमीटर है कि नहीं। इसमें दे रहा है पहला 10 सेंटीमीटर, दूसरा 20 सेंटीमीटर, तीसरा 40 सेंटीमीटर, चौथा 80 सेंटीमीटर। 4 ऑप्शन है। आपका तीसरा इसमें सही है। क्या है आपका? 40 सेंटीमीटर आंसर है आपका। आप नोट करते चलिए ना, बैठे मत रहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब नीचे जगह है नहीं, ऊपर आते हैं। पहला मिटा रहे हैं। हाँ देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 का ग होगा। इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर आपका बीचों बीच होना चाहिए, नहीं तो किनारे ना लिखें है। किनारे आपको नहीं लिखे, बीचों बीच आपका। जैसे 1 का खा लिखे, 2 लाइन छोड़ेंगे, तीसरी या चौथी लाइन में प्रश्नोत्तर नंबर 1 का ग डालेंगे। उसके बाद बहुविकल्पी है, सिर्फ आपको आंसर लिखना है बस है। हल आपका पीछे करेंगे। जैसे मान लो आपको न्यूमेरिकल है या संख्यात्मक प्रश्न है, उसका हल आप क्या करेंगे? पीछे रफ कार पर करेंगे। बाकी मान लीजिए आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको आंसर मालूम है तो लिखिए ना। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर ऐसे साफ साफ आपको लिखना भी है काफी में ना, ज्यादा इधर उधर आपका उसमें करेंगे नहीं। ये रफ आप पीछे करेंगे, पीछे के पेज पर, ना कि उसी पेज पर। ध्यान दीजिए। हाँ हमारा पीछे वाला पेज मान लीजिए यही है बगल इसके। प्रश्नोत्तर नंबर 1 का क्या भैया? ग।
लिखने की तरीका आपको होना चाहिए, मालूम होना चाहिए लिखा कैसे जाता है, क्योंकि आप बोर्ड पेपर पहली बार देने जाते हैं। अच्छा 10 में तो पहली बार ही होगा। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर आपका तीसरा है, प्रतिरोध का मात्रक है। आपका 4 ऑप्शन दिया है, पहला कूलम, दूसरा ओम, तीसरा जूल, चौथा ओम इंटू मीटर। हमें जानना है चारों के बारे में, चारों के मात्रक यानी किन राशियों के मात्रक हैं चारों। लेकिन आपका यहाँ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम ना। तो यहाँ पर आंसर आपका पहले से है, क्या भैया, ओम। ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। क्लियर। अब इसमें 3 और मात्रक हैं, वो तीनों किसके मात्रक हैं ये भी जान लीजिए। आपका 3 क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे। देखिए ये रफ कार छोड़ेंगे इधर, पहला है, दूसरा इसमें ओम हुआ, नहीं दूसरा सही इसमें ना ओम। पहला है कूलाम। कूलाम किसका मात्रक है भैया, बोलो, आवेश का। आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम। क्या होता है भैया, कूलाम। आवेश की इकाई हुई। आपका तीसरा है जूल। जूल किसका मात्रक है, कार्य का। कार्य या ऊर्जा की इकाई क्या होती है, ये ऊर्जा की भी होती है, ध्यान देना। कार्य या ऊर्जा की इकाई क्या होती है भैया, जूल। क्लियर। ये आपका दूसरा तीसरा था ना। चौथा है आपका ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर, ये किसकी इकाई देखना है आपको। आप ये निकालिएगा, ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मल्टीपल मीटर किसकी इकाई है, ये आपको देखना है। चलिए, ओम इंटू मीटर किसकी इकाई है, थोड़ा अभी इसको रुकिए, बाद बताते हैं। इसको हल करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा सूत्र इसका, ये किसका सूत्र है। जब तक इसका आपका सूत्र नहीं मालूम होगा तब तक ये नहीं मालूम किसकी इकाई है ना। अब इसी इकाई से इसका फार्मूला निकालेंगे तब मालूम होगा, हाँ इसी का सूत्र हो सकता है। मिटाएं, उसको पेंडिंग में रखिए आप। चौथा है 1 का, अब यहाँ लिख देते हैं घ, क्या भैया, चौथा क्वेश्चन पहले प्रश्न का। हाँ बोलो, क्या चीज, ओम। ओम इंटू मीटर किसका मात्रा, किसकी, और प्रतिरोध का नहीं होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होगा। आप देखिए गलत पढ़ रहे हैं, प्रतिरोध का ओम में होता है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या होगा। ये आपका का प्रश्नोत्तर नंबर 1 का घ, इसीलिए तो छोड़ दीजिए क्योंकि आपके कोर्स से बाहर है। आपको विशिष्ट प्रतिरोध ये सब पढ़ना नहीं है ना, सिर्फ प्रतिरोधक तक ओम के नियम तो पढ़ना ही है, इसके आगे पढ़ना नहीं है। विशिष्ट प्रतिरोध का है ना, हाँ इसीलिए छोड़े इसको, या लिख लीजिए अगर आया है आपका तो। क्या है ये, विशिष्ट प्रतिरोध का। इसलिए इसका सूत्र निकालना चाह रहे थे, सूत्र निकल जाता आपको क्लियर हो जाता है घास ना। विशिष्ट प्रतिरोध का ये मात्रक है, प्रतिरोध। क्लियर। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 का घ, आपको देखिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं, 4-4 आंसर मिल रहे हैं, नहीं 4-4 आपके क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। मान लीजिए आपके सेट में ये पूछ लिया है प्रतिरोध का मात्रक, अगले सेट में आपका ये पूछ ले कार्य का मात्रक, जूल पूछ ले, कूलाम पूछ ले, विशिष्ट प्रतिरोध पूछ ले ना, कहीं से भी आ सकता है। इससे आपका तैयारी हो जाएगी। एक क्वेश्चन से आप लगभग 5-6 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 1 का घ है, एक कार्य वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। अब वैद्युत मोटर आया आपका क्वेश्चन, वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। इससे आपका वैद्युत मोटर, डायनमो, ये सब आप लगभग हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए इसमें 3-4 चीजें ऐसे पूछी जाती है, परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कौन किसको कहाँ परिवर्तित करता है, कौन सा यंत्र, ये आपको हम बता रहे हैं।
देखिए जो आपका सवाल है इसको पहले ले लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित लेते हैं। एक आ रहा वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है, 4 ऑप्शन दिया है। अब 4 ऑप्शन से 4 आंसर निकलेंगे, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है एक आ रहा वैद्युत मोटर क्या करता है। अब देखिए इसमें ऑप्शन पहला है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बताओ वैद्युत मोटर आप जानते हैं रासायनिक ऊर्जा से लेना देना नहीं, उसका दूर दूर तक है नहीं है। चलिए पहला गलत हो गया। दूसरा है यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा कभी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई है? हाँ कभी नहीं हुई लगभग देखा जाए तो। दूसरा है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ना, आपकी विद्युत धारा द्वारा मोटर चलाया जाता है, उस मोटर से आप क्या करते हैं चारा बालते हैं, या आपका गेहूं भी दाया जाता है उसका ना। आपकी वो क्या होती है विद्युत ऊर्जा, जैसे आप घर मोटर लगा है आपका हैंड क्या कहते हैं इसको जल पंप ना, इसको समरसेबल कहते हैं। आज समरसेबल है, पहले क्या होती थी आपका इंजन होता था कुएं वाला ना, उसमें पट्टा पुल्ली चढ़ा करके विद्युत मोटर से उसको चलाया जाता था। चारे की मशीन में पट्टे चढ़ा करके विद्युत मोटर द्वारा उसका चारा की क्या करते हैं कटाई करते थे, बलाई जिसको कहते हैं आपको चारा बालना ना। तो आपका विद्युत मोटर होता था ना, विद्युत मोटर में क्या आपका प्रवेश कराई गई विद्युत धारा। जब विद्युत धारा कराई गई तो उसमें जो आपकी कुंडलियां हैं, फिर जो कुंडलियां हैं वो चक्कर की, वो यांत्रिक कार्य किया ना। विद्युत ऊर्जा किसमें बदली? यांत्रिक ऊर्जा में ना। उसे आप यांत्रिक कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपका पानी पा रहे हैं, आपका निकाल रहे हैं, अब चारा बहा रहे हैं, तमाम प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। जैसे आपका ईख की पेराई की जाती है, आपका यांत्रिक ऊर्जा तो होती है वो विद्युत धारा द्वारा किर्रा आपको लगा देते हैं, उसमें नाश्ता रहता है। विद्युत धारा विद्युत चलती है, बिजली से चलती है ना। हाँ तो वही चीज यानी कहने का मतलब ये है वैद्युत मोटर है वो क्या करता है या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी चौथा सही है, ये ध्यान देना। क्या करता है भैया? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? वैद्युत मोटर। लिख लेना, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? वैद्युत मोटर। ये आप लिखना नहीं यहाँ, क्योंकि आपकी उत्तर पुस्तिका है ना, इसमें प्रश्न नहीं लिखना है, सिर्फ वही आपका ऑप्शन जो सही है वही लिख देना है। आपका वैद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करेगा? यांत्रिक ऊर्जा। क्लियर? कौन करता है? वैद्युत मोटर। ये तो आपका ऑप्शन का सही आंसर है। बाकी जो बचे हैं वो क्या, उसमें देखिए क्या होगा। पहला ऑप्शन कह रहा था रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन चेंज करता है? कोई है ऐसा उपकरण आपके नजर में? हाँ नहीं है, लेकिन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? विद्युत सेल। क्या भैया? अगर आपसे पूछ लिया जाए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? विद्युत सेल। क्लियर? यानी रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज करेगा? विद्युत ऊर्जा में। कौन? विद्युत सेल। क्लियर हो गया ना। विद्युत सेल द्वारा क्या किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप देखते हैं ऑलरेडी, पहले बैटरी आती थी ना टॉर्च वाली, अब तो सीधा सीधा चार्जिंग वाली टॉर्च आ गई ना। उसमें क्या किया जाता था? आपका वैद्युत अपघट्ट या आपके एनोड कैथोड के द्वारा वहाँ पर रासायनिक क्रियाएं होती थी। एनोड पर अलग होती थी, कैथोड पर अलग होती थी। हाँ, आपके धात्विक आयनों का आदान प्रदान होता था, उससे आपका विभवांतर उत्पन्न होता था। हाँ, तब जाकर उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती थी। तो रासायनिक क्रिया ही तो हो रही थी। रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल रही थी? विद्युत ऊर्जा में। कौन करता है ऐसा? वैद्युत सेल। क्लियर? अब आपका विद्युत जनित जनरेटर या आपको जो कहते हैं डायनमो, दो डायनमो ना, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो और दिष्ट धारा डायनमो। डायनमो क्या करता है या जनरेटर क्या करता है? बोलो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कंफ्यूजन मत होना,
वैद्युत मोटर क्या करता है? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन करता है? जनरेटर या डायनेमो जिसको बोलते हैं। क्लियर? हाँ, ये आप तीन चीज आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे इन तीनों को। ये तीन में से एक जरूर पूछा जाता है बहुविकल्पी में ना, ध्यान में रखेंगे ना। एक वैद्युत सेल, दूसरा वैद्युत मोटर, तीसरा जनित्र या जनरेटर ना, वैद्युत जनित्र। आपका वैद्युत जनित्र या जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लेकिन आपका वैद्युत मोटर क्या करता है? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर? अब वैद्युत सेल क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्लियर? यहाँ आप तीन महत्वपूर्ण हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2। आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप लिखते चलेंगे, हम बोलेंगे बस, लिखेंगे नहीं ना। प्रश्नोत्तर नंबर 2 देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का इसमें भी 3-4 है। इसमें कह रहा है, पहला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? आपको कारण लिखना है ना। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? यानी कहने का मतलब जब वो पृथ्वी पर नहीं रहता, पृथ्वी से अन्य ग्रहों पर हो, जैसे चंद्रमा पर हो, मंगल पर हो, वहां से अगर वो देखे, या आपके वायुमंडल में हो ना, वायुमंडलों की सतह पार कर चुका हो, वहां से देखे आकाश को, उसको काला दिखाई देता है। अगर वो पृथ्वी पर है तो आपका आकाश नीला दिखाई देता है। एक रंग विशेष आपको मालूम होता है, हाँ नीला सा दिखाई दे रहा है, आसमानी रंग, हाँ हल्का नीला आसमानी दिखाई देता है कि नहीं? लेकिन जब जैसे आप क्या करेंगे, धरातल छोड़ेंगे, आप अंतरिक्ष में जाएंगे। अंतरिक्ष में मतलब आपके पृथ्वी की जो सतह वायुमंडल है, उस वायुमंडल यानी क्षोभ मंडल के ऊपर, जो आपका क्षोभ मंडल जिसमें हम आप निवास करते हैं, उस क्षोभ मंडल समताप मंडल में जब प्रवेश करेंगे, वहां से देखेंगे। या आप ये कहिए आप किसी ग्रह पर हैं, जैसे मंगल पर हैं, वहाँ क्या कहते हैं चंद्रमा पर हैं, जब अंतरिक्ष में जाते हैं, वहां से अगर आप आकाश देखते हैं तो आपको काला दिखाई देता है। ऐसा क्यों? कारण क्या है ना? देखिए, सबसे बड़ा कारण इसका क्या है? प्रकाश प्रकीर्णन। आप पढ़े होंगे, जब आप पृथ्वी पर होते हैं, यहाँ से देखते हैं तो प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन का मतलब आपके समताप मंडल में आयन मंडल ना, आयन है, वहाँ आपके धात्विक आयन है। जब वहाँ प्रकाश किरणें आती हैं तो वहाँ पर आपके कहा संक्रमण तत्व जैसे आपके डी ब्लॉक के तत्व लगभग जो रंग देते हैं, रंगीन आयन होते हैं ना, आपके कॉपर आयन, कैडमियम ना, आपका यहाँ पर स्कैंडियम वगैरह, टाइटेनियम, इनके आयन वहाँ पर होते हैं आयन मंडल में। जब आपकी प्रकाश किरणें सूर्य से आती हैं, आयन मंडल में प्रवेश करती हैं, तो कुछ प्रकाश किरणें क्या करती हैं? उस आयन मंडल के जो रंगीन आयन, उनके रंगों को अवशोषित करके पुनः उसी क्षेत्र में परावर्तित हो जाती हैं, फैल जाती हैं ना। वही रंग आपको आकाश में दिखाई देता है, और आकाश का कोई रंग है नहीं ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लेकिन जब आप यही आयन मंडल के ऊपर उड़ रहे हैं ना, जब आयन मंडल के ऊपर उड़ रहे हैं, तो आयन मंडल के ऊपर हैं आप, यानी आयन मंडल में प्रकाश किरणों के ऊपर किरणें पड़ेंगी, आप पर पड़ेंगी, आपसे जब टकरा कर वापस जाएगी नहीं, सीधा नीचे चली जाएगी ना। आप प्रकाश किरणों को अवशोषित कर, मान हमारा आपका रंग जो भी है वहाँ पर, कहने का मतलब जो अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष में कोई आपका लगभग निर्वात होता है ना। इसे मान लीजिए आप क्या करेंगे, वायुमंडल को पार कर जाएंगे। अंतरिक्ष का मतलब ही वायुमंडल को पार कर जाना, जहाँ पर हवा जल पानी कुछ भी ना हो, निर्वात हो। जब निर्वात में प्रकाश किरणें पड़ेंगी तो वहाँ कोई कण तो है नहीं, कोई ना हवा है ना पानी है, कोई वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ से आपकी प्रकाश किरणें वापस तो जाएंगी नहीं। जब जाएंगी नहीं तो वहाँ पर आपका रंग कोई रंग विशेष का फैलाव होगा नहीं, आपको सीधा सीधा वो काले काले बादल दिखाई देंगे या काला दिखाई देगा पूरा ना। समझ रहे बात? यानी कि प्रकाश प्रकीर्णन हो नहीं पाता अंतरिक्ष में। प्रकाश का प्रकीर्णन कहाँ होता है? आपके वायुमंडल में ना, आपके समताप मंडल आयन मंडल में। तो जब आप आयन मंडल में या वायुमंडल में हैं,
या पृथ्वी के पूरे वातावरण में हैं, वायुमंडल के, तब आपका प्रकाश का प्रकीर्णन का प्रभाव दिखाई देता है। जैसे आप वायुमंडल से ऊपर गए या अंतरिक्ष में गए तो आपके प्रकाश प्रकीर्णन का प्रभाव नहीं दिखाई देता, इसीलिए आपका आकाश क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता अंतरिक्ष में। लेकिन पृथ्वी या वायुमंडल से देखेंगे तो आपको क्या दिखाएगा? हल्का नीला आसमानी दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है आयन मंडल में, है? वहाँ से आयनों से रंग को अवशोषित करके प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं? आसमान में छिटक जाते हैं, जिनका रंग हमें दिखाई देता है। समझ रहे बात? और आकाश का कोई रंग होता नहीं है वास्तविक में, यही लिखना है। लेकिन हम 2 नंबर का क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से जब पृथ्वी देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, पूरा तरह नीली नीली दिखाई देती है, क्योंकि आपका लगभग 76 पॉइंट कुछ परसेंट 71 जल ही है पृथ्वी पर ना, तो वही पानी नीला रंग का दिखाई देता है। ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? तो यहाँ आप सीधा सीधा एक लाइन का क्वेश्चन, 2 लाइन का उत्तर लिखेंगे। जितनी हम आपको व्याख्या की आपको नहीं लिखना है, कि आपको समझने के लिए हम बताएं। आपको सिर्फ इतना लिखना है, अंतरिक्ष से अभी मत लिखिए, समझ सुन लीजिए। अंतरिक्ष में प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता, इसलिए आकाश में कोई विशेष रंग की प्रकाश का चितराव छिटकना या प्रकाश होता नहीं, इसलिए वो काला दिखाई देता है ना। सीधा सीधा एक लाइन का उत्तर लिखना। जैसे लिख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं आपका अंतरिक्ष में प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन असंभव है। अंतरिक्ष में प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन असंभव है। क्या भैया? असंभव है। इसलिए अंतरिक्ष से प्रकाश काला दिखाई देता है। इसलिए अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, दिखाई देता है। बस आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था। क्लियर? आगे चले, मिटा रहे इसको। अब प्रश्नोत्तर नंबर 2 का हाँ, देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 2 का ख क्या कह रहा है, इसको मिटा रहे भैया। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 अंश है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में एक संबंध मिला होगा आपका। अपवर्तनांक n बराबर का होता 1/sin पढ़े हो। ये आपका का क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध है, मिला। इस सूत्र से आपको क्या निकालना? अपवर्तनांक क्रांतिक कोण दिया गया है। चलें आगे। देखिए आपको जो दिया गया वह लिखिए। आपको दिया गया है प्रश्न में क्रांतिक कोण दिया गया भैया। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण दिया है आपका। किसके सापेक्ष भैया? वायु के सापेक्ष किसका दिया गया है? द्रव का क्रांतिक कोण C दिया है आपको कितना? 30 अंश, 30 डिग्री। क्लियर? 30 डिग्री दिया है। अब पूछ रहा उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है?
द्रव का यानी वाटर पानी का क्या होगा अपवर्तनांक 1/sin c, या ऐसे कर दो इसको 1/sin c के स्थान पर क्या रख दो sin 30 अंश। sin 30 अंश का मान क्या हो तो 1/2 तो रख दो मान, तो 1/2 पलट जाए ऊपर हो जाए 2 आ जाए आंसर ना, यानी हो जाएगा आपका अपवर्तनांक इसका द्रव का 1/sin 30 अंश का मान 1/2 पलट द क्या हो जाए 2 ना। अपवर्तनांक का मिला आपका वायु के सापेक्ष इसका द्रव का अपवर्तनांक कितना 2, ये आंसर आया। इसमें कुछ था नहीं, इससे एक सवाल पूछा जरूर जाता है, ध्यान में रखेंगे। हाँ ए वाई मतलब एयर, डब्ल्यू वाटर ना, ए के सापेक्ष वायु का तो क्या कहते हैं जल का अपवर्तनांक या द्रव का अपवर्तनांक मान लीजिए ना, एक प्रतीक है पढ़े नहीं का, सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, जब किसी पदार्थ का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाला जाता है तो वहां पर क्या होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक ना। अगर आप सापेक्ष अपवर्तनांक मतलब किसी पदार्थ के सापेक्ष किसी पदार्थ अन्य पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना, जैसे आप जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालें या कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालें ना। आप पढ़े ना पढ़े हो बताओ, पढ़ा दिया जाएगा ना। यह है आपका समतल पर परावर्तन, परावर्तन के नियम वहां से आता है तो उस चैप्टर से मिटाए लिख लिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन था, कुछ था इसमें, अगर आपको फार्मूला मालूम था मान मालूम था कुछ तो नहीं था है? अगर नहीं मालूम है तो बहुत कुछ था। देखिए अगला है 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 2 का क्या है भैया गा, कब हो रहा था कब हो गया था ना, क्या बता रहे थे, खा बताए थे, उसका लिखे नहीं यहाँ पर ग है। अगला क्वेश्चन 2 का ग। अब इसमें देखिए इसमें आसान सा क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का है। 4 मीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी मीटर में दिया है, ध्यान देना सेंटीमीटर में नहीं दिया है। ये भी आपका थोड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है, आप कंफ्यूजन हो जाते हैं मीटर और सेंटीमीटर में, क्योंकि मीटर में अलग सूत्र है पावर का और सेंटीमीटर में अलग सूत्र है पावर का। देखिए दिया गया है आपको 4 मीटर का एक क्या है फोकस दूरी वाला क्या है अवतल लेंस, इसकी क्षमता निकालनी है आपको। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक धनात्मक, ऋणात्मक होती है, ध्यान देना। ये आपका दिया गया है, इसमें दिया गया है अवतल लेंस की फोकस दूरी या कितना दिया भैया 4 मीटर, क्या दिया है 4 मीटर। ज्ञात क्या करना है पावर, पावर आपको निकालना है। तो P बराबर जानते हैं मीटर में क्या होता है 1/f ना। ये आपका जो चिन्ह माइनस का आता है मान लिखेंगे, अगर माइनस है तो इसका मतलब क्या अवतल लेंस है ना। हाँ चिन्ह आपका अवतल और उत्तल दर्शा रहा है बस, ये मत और दूरी, ये सब दूरी है, दूरियां सदैव धनात्मक होती ऋणात्मक नहीं होती। तो रखिए क्या हो जाएगा 1/4, 1/4 करेंगे तो क्या होगा दशमलव बढ़ाइए 0 उतार लेते हैं हाँ। 4 दूनी 8 बचा कितना 2, 10 में से 8 निकालेंगे तो ये तो बचा, दशमलव बढ़ाए 0 उतार दीजिए कितना होगा 20 का 4 पंचे 20 यानी 0.25 डायोप्टर ना। क्या होगा माइनस होगा, क्यों माइनस होगा अवतल दर्पण है इसलिए माइनस होगा ना। हाँ या इसको ऐसे लिख सकते हैं -0.25 डायोप्टर। इसका क्या हुआ क्षमता ना, लेंस की क्षमता। या मान लीजिए आप यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया हो, तब अगर 4 सेंटीमीटर दिया गया होता है फोकस दूरी आपका, ये आपका 4 सेंटीमीटर दी गई होती, तब पावर क्या हो जाता 100/, या रख दीजिए इसमें तो P बराबर क्या हो जाता है आपका भैया 100/4, क्या हो जाएगा 20 नहीं 25, 25 का 100,
यानी आपका हो जाता पावर माइनस 25 डायोप्टर ना, ये आ जाता। फर्क आया ना, यहाँ 25 आ रहा है, वहाँ आपका 0.25 डायोप्टर है, डी है ना 0 समझ बैठे हैं इसको। क्लियर? हाँ, को उतारिए। आगे चले। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 3 का है आपका, थोड़ा लघुत्तरी प्रश्न है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, इसको आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है। पूछ रहा है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताए थे हमको विशेष स्थितियों में ना, भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न स्थानों पर उसका प्रतिबिंब बनता था, ये आपको बताया गया है। उसी से संबंधित क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 3 का। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 3 का आप जब अनुसार सॉल्व करेंगे तो हर चैप्टर को छुएंगे कुछ ना कुछ है, हर चैप्टर में आप पहुंचेंगे। इसलिए हम आपको कहते हैं पेपर के समय आप नोट्स पर से सबसे ज़्यादा वरीयता आप किसको दें, अनुसार सॉल्व करें ना। हर चैप्टर में पहुंचेंगे, जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता तो और अच्छी बात है, क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप ढूंढेंगे ना, इसी नोट्सों में ढूंढेंगे, किताबों में ढूंढेंगे। जब ढूंढेंगे तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार के आंसर मिलेंगे, आपके तथ्य मिलेंगे, वो भी ध्यान में आएंगे। नई नई चीज़ें जो आपको नहीं मालूम है वो भी मालूम होंगी ना, इससे आपकी रुचि भी बढ़ेगी खोजने की। हाँ, आपका प्रश्नोत्तर नंबर 3 का क्या है भैया का। आप प्रश्न सुनिए, प्रश्न यहाँ लिखेंगे नहीं, थोड़ा लंबा ध्यान से सुनेंगे। इसमें कह रहा है स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को प्रदर्शित कीजिए। जब वस्तु की स्थिति आपका दिया है ना, 2 स्थिति दिया है, इन दोनों स्थितियों का चित्र आरेख बनाना है आपको ना, किरण आरेख बनाना है बस। तो पहली स्थिति दिया है, इसमें दिया है आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हेडिंग ऐसे डाल लेंगे ना। क्वेश्चन में दिया है 2 स्थिति दी है आपका, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण द्वारा इसका बनना भैया प्रतिबिंब का बनना। आपको 2 स्थिति दी गई इस क्वेश्चन में, प्रतिबिंब का क्या यहाँ वर्णन लिख दें? चलिए यहाँ लिख देते हैं वर्णन ना, ये आपकी हेडिंग होगी। देखिए पहली स्थिति है, पहली स्थिति में क्या कह रहा है, पहली स्थिति में कह रहा है कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, यानी जब वस्तु कहाँ हो, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु, ये दिया है आपका, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, केंद्र पर हो, ये आपकी पहली स्थिति दी है। इसका किरण आरेख बनाना है कि प्रतिबिंब बनेगा कहाँ। जब वस्तु आपके दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनता है, एकदम समान ना। हाँ, आपका वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन लंबाई में आपके वस्तु के समान ही होगा, आपके वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ये आप पढ़ें। देखिए चलिए बनाते हैं, किरण आरेख दर्शाना है बस। एक आप क्या लेंगे, अवतल दर्पण, चलिए ले रहे हैं। ये आपका क्या है, एक अवतल दर्पण, इसको क्या मान लो M1, ये ले लीजिए M2। ये आपका एक का है अवतल दर्पण हुआ। अवतल दर्पण के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा भैया मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु पर पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराएगी उसको ध्रुव बोलते हैं।
आप जानते हैं, मान लीजिए आपका फोकस बिंदु है, और नजदीक कर दो इसको थोड़ा। ये फोकस बिंदु है। फोकस बिंदु किसे कहते हैं आपको बता चुके हैं। ये आपका का है, मान लीजिए वक्रता केंद्र सी। क्या है ये? वक्रता केंद्र सी। अब कह रहा है यहीं पर वस्तु है। कहाँ है? यहीं पर। ये आपकी का है एक वस्तु ए बी मान लो। क्या मान लेते हैं? ए बी। अब जानते हैं अगर कोई वस्तु से प्रकाश किरण निकली, दर्पण से टकराएगी, तो टकराने के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। ऐसे सीधा कर दो, ये गुजर जाएगी ना। अब एक दूसरे किरण डालेंगे, या तो वक्रता केंद्र से या तो फोकस बिंदु से। वक्रता केंद्र पर वस्तुएं है, बचा कौन सा बिंदु? फोकस बिंदु। ऐसी फोकस बिंदु से डालेंगे। जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के फोकस बिंदु से दर्पण से टकराती है तो क्या होती है? वापस लौटकर परावर्तित होकर क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर होकर लौटती है। देखिए यहाँ से गई, टकराई, है थोड़ा तिरछा हो गया, तिरछा हो गया ना। थोड़ा तिरछा पुनः बना दे रहे हैं। चलिए, टकराने के बाद आपका क्या हो रही है? मान लीजिए यहाँ से ऐसा करें, थोड़ा इधर कर दे, यहाँ से इसको फोकस मान लो है। अब यहाँ से इस फोकस बिंदु से जाएगी, टकराएगी, और टकराने के बाद कहीं यहीं कहीं मिलेगी। और जहाँ कहीं ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगी, उसी पर क्या होगा? दर्पण का वो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखिए यहाँ लगभग ऐसे आएंगे, यहीं कहीं मिलेंगी। हाँ, मिले नहीं रही भैया, मिलाओ उसको सीधा सीधा किसी तरह। देखिए इसको सीधा लो ना, ये सीधा गए, सीधा बन रहा है। चलिए मान यहाँ टकराते हैं, ये हुआ, ये आपस में सीधा समांतर हुई, यहीं कहीं बनेगा। ये मान कर चलिए आपके वक्रता केंद्र पर ही बनेगा क्या? प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। क्लियर? ये फिगर मान लीजिए आप, ये आपका क्या है? फोकस बिंदु ना। पटरी पाराकार की सहायता से बनाएंगे, बढ़िया बनेगा ना। यहाँ पटरी पाराकार थोड़ी नहीं लेकर बैठे हैं। देखिए इसमें क्या हुआ? जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर 2 नंबर का है, ऐसे दूसरा 2 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चन है। पहली स्थिति 2 नंबर, दूसरी स्थिति जो दी है वो भी 2 नंबर का, 4 नंबर का। सिर्फ किरण आरेख बनाना है। जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर होगी, यहाँ आपकी एक वस्तु लिए, वक्रता केंद्र पर प्रकाश किरण गई, टकराए, फोकस बिंदु से होकर वापस लौट गई। एक दूसरी किरण लिए फोकस बिंदु से ना, फोकस बिंदु से होकर के गई, दर्पण के पृष्ठ से टकराई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये दोनों वापस लौटती प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को, उसी बिंदु पर क्या बनेगा? इस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। लगभग वस्तु के बराबर भी है, हाँ, और क्या है? वास्तविक है, क्योंकि उल्टा है ना। पहला किरण आरेख बन गया, दूसरा बनाइए। दूसरी स्थिति का क्या कह रही है? देखिए दूसरी स्थिति कह रही है दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो, इसके और इसके हो, इसके बीच में हो, तब आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता था? बोलो, मैं मालूम बा। देखो मिटा रहे इसको। हाँ, आपका दर्पण तो यही रहेगा। देखिए दर्पण वही है सब कुछ। इसमें स्थिति दे रहा है जब वस्तु क्या हो? फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच में हो। दूसरी स्थिति दे रहा है जब वस्तु दर्पण के फोकस बिंदु, कहाँ भैया? फोकस बिंदु तथा दर्पण, फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच में, ध्रुव के बीच में हो। कहाँ हो? बीच
ना, ये आपकी हेडिंग है, हेडिंग लिख लिए, क्योंकि मिटाने जगह है नहीं ना, फिगर बनाने के लिए इसे मिटाना पड़ेगा, इसको ध्यान देना। लिख लिए हो तो मिटा दें, हेडिंग मिटा दें। आप ध्यान में रखिए स्थिति क्या दी है, जब वस्तु दर्पण के फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में, इतना याद रखना तभी बन पाएगा। चलिए, ये आपका क्या था, हेडिंग है, ये आपका दर्पण है M1 M2, ये मान लीजिए आपका क्या है, फोकस बिंदु F, और ध्रुव कहाँ भैया, P, इसी के बीच में ही कहीं क्या है आपकी वस्तु है, ये मान लीजिए क्या है वस्तु A B। अब चाहे जहाँ वस्तु हो, अगर दर्पण से टकराएगी कहाँ से होकर निकलेगी, मुख्य फोकस बिंदु से ना, यही तो है फोकस बिंदु, ये गई। अब एक दूसरी किरण कहाँ डालेंगे भाई, वक्रता केंद्र से होकर जाए, फोकस तो जाएगी नहीं क्योंकि फोकस के आगे है, किसी बिंदु से जाएगी, तो बिंदु क्या है, वक्रता केंद्र, यहाँ से जब डालेंगे इसको टकराएगी ऐसे ना। तो आप जानते हैं वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण क्या होती है, दर्पण से टकराकर उसी पथ पर पुनः वापस हो जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे ना। हाँ, ऐसे करिए, थोड़ा सा आना चाहिए इस पर ना, ऐसे, ये आपका वक्रता केंद्र सी है। अब देखिए ये दोनों कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, हमें तो नहीं लग रहा है, ये दर्पण के पीछे इनका प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे इसको बढ़ाते जाएं काल्पनिक रूप से, इसको इसी सीध में ना, यही दर्पण के पीछे यहाँ कहीं आपका क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। सीधा बन रहा है कि नहीं, जब सीधा बन रहा है, ऐसे बनाना भी है, ध्यान देना, सीधा बन रहा है, ये क्या बन रहा है आपका A डैश B डैश, हाँ सीधा होगा क्या होगा, काल्पनिक ना, हाँ दर्पण के पीछे सीधा बनेगा और काल्पनिक होगा, ये ध्यान में रखेंगे, वास्तविक नहीं होगा क्योंकि सीधा है, वस्तु से बहुत बड़ा है। क्लियर? हाँ, ये तो आपका था 3 का हो गया। इसमें एक और दिया है अथवा करके, क्वेश्चन सुनिए हाँ ध्यान से, थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा है। आपसे पूछ रहा है लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। लेंस का पहला फोकस और द्वितीय फोकस को परिभाषित करना है ना, लेंस का प्रथम फोकस क्या है और द्वितीय फोकस क्या है, ये आपको परिभाषित करना है। लेंस पढ़े होंगे आप। और क्या कह रहा आगे, एक वस्तु एक उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस की फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखे है। सवाल भी है इसमें, और कह रहा एक वस्तु एक उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस की फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, यानी वक्रता केंद्र पर रखी है। आर पर दुगुनी, फोकस दूरी को दुगुना का होता है, आर होता है, वक्रता केंद्र पर रखी है, तो उसके प्रतिबिंब का निर्माण को किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है। किरण आरेख द्वारा उसका क्या करना है, प्रदर्शन। चलिए देखते हैं, अथवा वाला देख लेते हैं, इसी 3 का अथवा ना। चलिए, आपका रहा लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को परिभाषित करना है। लेंस में कितने पृष्ठ होते हैं ना? लेंस में आपके 2 पृष्ठ होंगे, 2 पृष्ठ होंगे तो 2 ध्रुव होंगे। जब 2 ध्रुव होंगे, 2 पृष्ठ होंगे, 2 फोकस बिंदु होंगे। क्लियर? देखिए ऐसे मान लो उत्तल लेंस है, 2 गोली दर्पण आपके जब अंता विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं, अंता विभाजित करने पर जो एक दूसरे के इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद के द्वारा एक पार्ट मिलता है दोनों का, ये वाला मिला, ये आपका लेंस हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। क्या भैया? उत्तल लेंस। इसी को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का एक पृष्ठ ए हुआ, दूसरा पृष्ठ ए हुआ कि नहीं? ध्यान से सुनिए, परिभाषा आपको अपने मन से गढ़नी है, यहाँ बताएंगे नहीं, सुनिए बस। ये आपका क्या है? एक लेंस है, पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ, ये पहला पृष्ठ या दूसरा पृष्ठ
चाहे जो मान लो ना। चलिए इसको हम मान लेते हैं पहला पृष्ठ P1, ये क्या हुआ आपका P2। अब इन दोनों का जब कटान बिंदु एक रेखा खींचेंगे, इस रेखा का जो मध्य बिंदु होगा वो कहलाता है प्रकाशित केंद्र सी। क्या कहलाता है? प्रकाशित केंद्र, लेंस का केंद्र बिंदु, प्रकाशित केंद्र। अब आपकी मुख्य अक्ष इस लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर जाने वाली रेखा का कहलाएगी मुख्य अक्ष। यहाँ पर भाषा मुख्य अक्ष की बदल जाएगी, वहां पर गोली दर्पण के केंद्र से जाती थी, यहाँ पर लेंस के या प्रकाशित केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर जाने वाली रेखा गई ना, ये रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। अब देखिए इस पृष्ठ द्वारा इस पृष्ठ का फोकस बिंदु मान लीजिए यहाँ P1 है तो क्या होगा भैया ये, वैसे यहाँ पर P1 ये होता है, P1 ये मान लो, P2 ये मान लो ना, इसका F2 यहाँ हो गया ना, F2 पहला दूसरा फोकस, F1 क्या हो गया यहाँ हो गया दूसरा फोकस। हाँ क्या कहते हैं, पहला फोकस बिंदु, दूसरा फोकस बिंदु, पहली दूसरी वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र क्या करते हैं पहला वक्रता। जब इसको पूरा बढ़ाएंगे, मान लीजिए हम तो नहीं बढ़ाए हैं, इस पृष्ठ को पूरा गोला है, गोलीय पृष्ठ बनाएंगे, उसका केंद्र एक होगा, इसका केंद्र कौन होगा? C2 होगा, इसका C1 होगा। अब यही परिभाषा पूछ रहा है इन दोनों का, किनका पूछ रहा है? इसका और इसका। परिभाषा दोनों तो समान होंगी, बस पृष्ठ बदल जाएगा बस। अगर पहले पृष्ठ द्वारा बन रहा है तो पहला प्रथम फोकस, द्वितीय पृष्ठ द्वारा बन रहा है तो द्वितीय फोकस। तो फोकस बिंदु की परिभाषा कैसे निकालते हैं बोलो? जब कोई यहाँ वहाँ परावर्तन होता था, यहाँ अपवर्तन होगा। जब कोई प्रकाश किरण लेंस से टकरा कर अपवर्तित होकर के इधर से इधर ना अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु लेंस के लिए ना। अगर आपके पहले पृष्ठ पर पड़ रही है प्रकाश किरण, पहले पृष्ठ से टकरा करके आपके फोकस बिंदु यानी मुख्य अक्ष से मुख्य अक्ष से निकल रही है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकल रही है उसको प्रथम फोकस कहेंगे, और द्वितीय से जाएगी द्वितीय फोकस बिंदु होगा। क्लियर? निकाल सकते हैं कि नहीं? यानी कहने का परिभाषा वही, वहाँ आपका परावर्तन होता था दर्पण में, यहाँ अपवर्तन होगा ना लेंस में। क्लियर हुआ ना? परिभाषा लिख सकते हैं ना, छोटी छोटी परिभाषाएं। प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस ना। लेंस में कितने पृष्ठ होते हैं? 2 ना। प्रथम पृष्ठ से अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी उस बिंदु को प्रथम फोकस। अब लेंस के द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तित होकर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उसको द्वितीय मुख्य फोकस हुआ। क्लियर? अब आपके क्वेश्चन आते हैं, ये कह रहा है ये भी वही है आपका लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब लेंस कौन सा लिया है ये भी देखना होगा। इसमें उत्तल लेंस लिया, उत्तल लेंस लिए भी हैं ना। देखिए इसका जो द्वितीय भाग है, द्वितीय भाग पर एक उत्तल लेंस है। एक वस्तु क्या है? एक वस्तु है जो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब का किरण आरेख दर्शाना है आपको, ध्यान देंगे। अब आपका मान लीजिए क्या है? उत्तल लेंस ले लेते हैं। ये क्या भैया आपका एक उत्तल लेंस, ये आपका क्या है? उत्तल लेंस। ये आपकी मुख्य अक्ष हुई। क्लियर? ये लेंस हुआ, ये प्रकाशिक केंद्र हुआ। प्रकाशिक केंद्र यानी फोकस दूरी मान लो, या यहाँ इसकी दोगुनी दूरी पर वस्तु है। दोगुनी दूरी मतलब वक्रता त्रिज्या पर C पर यहाँ वस्तु है हाँ? इसकी दुगुनी, ये तो F हुआ, फोकस दूरी हुई, इसकी दुगुनी दूरी पूरी ये क्या हो जाएगा? 2F होगा है? यहाँ पर क्या है? आपकी वस्तु, लेंस से बड़ा बने नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? आपकी एक वस्तु। अब ये वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनाएगी? इस किरण आरेख से दर्शाना है। बस प्रकाश किरण चली भैया,
टकराई तो यहाँ कहता हूँ फोकस बिंदु हो या ना ऐसे निकल के तो ये फोकस बिंदु से निकली। एक प्रकाश किरण कहाँ डालेंगे? प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे तो सीधी निकल जाएगी ऊपर। अच्छा जाता सीधा जाने जाए प्रकाशिक केंद्र से, ध्यान दे ना, ऐसे सीधा जाए लगभग प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और सीधी क्या होगी भैया? निकल जाएगी। यहीं कहीं बनेगी। बने कहाँ की भैया? वक्रता केंद्र पर बनेगी, लगभग उसी के बराबर। क्या हो जाए भैया? ए डैश बी डैश ना। ये तो है चार फोकस दूरी ना। ये क्या हो गया आपका 2f। ये बनोएगा दुगने दूरी पर बनेगी। ये आपका किरण आरेख हो गया। 2 नंबर का ये था, 1-1 नंबर की परिभाषा, 4 नंबर का क्वेश्चन। आज की क्लास यहीं पर आपका हम समाप्त करते हैं। कल यहीं से आपका दोबारा शुरू होगा, जहाँ से छूटा होगा वहाँ से दोबारा शुरू होगा क्लास। नहीं, मॉडल पेपर आपका क्या था भाई? ये 2020 का सेट नंबर 5 ये आपका सॉल्व कर रहे थे हम। हाँ, इसके बाद आगे चलेंगे। इसके बाद खंड खा आएगा, फिर खंड ग आएगा। धीरे धीरे सॉल्व किया जाएगा आपका। एंड करते हैं।